हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी, क्योंकि यह संख्याओं पर बेस होती है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं? स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ numerical facts as the basis for explanation, description and comparison of phenomena। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि हम स्टैटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स एक तरह का क्या है? साइंस है, जो कि क्या करता है कि जो भी न्यूमेरिकल जो डेटा होता है, उस न्यूमेरिकल डेटा के कलेक्शन, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन और उसके टेबुलेशन से संबंध रखता है। ठीक है, मतलब स्टैटिक्स एक ऐसा साइंस है जो कि क्या करता है? न्यूमेरिकल डेटा को क्या करता है? न्यूमेरिकल फैक्ट को कलेक्ट करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है और उनका टेबुलेशन करता है, सारणीकरण करता है। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसके लिए? एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए। ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन के लिए, विवरण के लिए। ठीक है, एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमिना, और घटनाओं की तुलना करने के लिए। ठीक है, तो घटनाओं का व्याख्या करने के लिए, घटनाओं का विवरण करने के लिए या घटनाओं का विवरण रखने के लिए और उनका कंपैरिजन करने के लिए किसी पर्टिकुलर इवेंट को उसको क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल तरीके से उसका क्लासिफिकेशन, कलेक्शन और टेबुलेशन करना ही स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है स्टैटिक्स की। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक्स के काम क्या क्या है, स्टैटिक्स क्या काम करता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम सांख्यिकी के कार्य के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है? टू एक्सप्रेस फैक्ट इन एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तथ्यों को निश्चित संख्याओं में व्यक्त करना। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो सांख्यिकी का जो पहला काम होता है वो क्या होता है कि जो तथ्य और घटनाएं हैं उन्हें संख्यात्मक रूप देकर उन्हें सबसे शुद्ध रूप में निश्चित और स्पष्ट करना। ठीक है, संख्यात्मक रूप दे करके उनको शुद्ध करना, स्पष्ट तरीके से लिखना और उनका क्या करना? निश्चित करना उनको। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्ट तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली क्या कर लेते हैं? न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु की बात करें, आय की बात करें, लंबाई की बात करें, वजन की बात करें, तो ये सारे फैक्ट कैसे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ऑनेस्टी, किसी की अगर इंटेलिजेंस है, किसी की अगर हम कह सकते हैं कि किसी का अगर है ना ब्यूटीफुल है कोई इंसान, तो क्या हम उस चीज़ को इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? जो गुणात्मक विश्लेषण होता है, ठीक है, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, उस अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल डेटा एंड टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ठीक है, जटिल तथ्य जो होते हैं उनको सरलतम रूप देना और उन्हें समझने योग्य बनाना। ठीक है, तो सांख्यिकी का दूसरा काम क्या है? जो जटिल तथ्य है, ठीक है, अब जटिल तथ्यों को क्या करना? इजीली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के डेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है
जिसमें हम अगर पॉपुलेशन में देखें तो सबसे पहले उनको जेंडर वाइज क्लासीफाई करना, फिर उन्हें लिटरेसी के हिसाब से क्लासीफाई करना, ठीक है, फिर उन्हें जो है हम उनके सिविलाइजेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि ग्रामीण है कि शहरी जनसंख्या है। तो एक कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है। लेकिन अगर हम स्टैटिक्स के मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनको सही तरीके से टेबुलेटिव फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल डेटा होता है वो भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक्स का काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा है उसको ईजी वे में रिप्रेजेंट करना, ईजी तरीके से क्लासीफाई करना, उसका रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो, उनको अंडरस्टैंडेबल बनाना, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड, टू कंपेयर द सिंप्लीफाइड स्टैटिकल फैक्ट्स एंड द एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड कर दिए हैं स्टैटिकल फैक्ट्स जो थे, जो डेटा था, जो कॉम्प्लेक्स था, उसको क्या कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया है, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में उसका क्या करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। कंपैरिजन करके उनमें रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करना। जैसे कि अब मैंने आपको पॉपुलेशन का ही डेटा दे दिया, ठीक है, तो पॉपुलेशन का डेटा है उसको हमने अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में अब पॉपुलेशन का डेटा है, फिर लिटरेसी रेट का डेटा है, फिर हम कह सकते हैं जो है लिटरेसी रेट का डेटा है, तो उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं या उनमें रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने जो पॉपुलेशन है उसको मैंने कैसे किया था क्लासीफाई, उनको मैंने क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, ठीक है। जेंडर के बाद में अगर मैं उसमें लिटरेसी रेट में उनको क्या करना चाहूँ, वापस रिक्लासीफाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ कि मैं ये कह सकती हूँ कितने मेल मेंबर्स हैं जो लिटरेट है और कितने अनलिटरेट है, इलिटरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डेटा था उसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद उनको कंपैरिजन इजी करना, ठीक है, और रिलेशनशिप क्या करना, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। फिर बात करते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंस है, नीति निर्धारण में सुविधा प्रदान करना, तो ये जो स्टैटिक्स होता है उससे जो डेटा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को काफ़ी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे देश के लिए भी बात करें या बिजनेस के लिए भी बात करें, तो जो डेटा होता है उस डेटा से हमें जो भी अगर डिसीजन लेना है, चाहे वो सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली डिसीजंस हो, तो वो जो इजी किया हुआ, सिंप्लीफाई किया हुआ जो डेटा होता है उससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी पॉलिसी का, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे कंट्री के रिगार्डिंग हो या कहीं पर भी हो। तो जो डेटा है, अगर डेटा ही हमने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया, उसका एनालिसिस किया है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, जो पॉलिसी फॉर्मेशन है वो काफ़ी ईजी तरीके से हो सकता है। तो स्टैटिक्स का ये भी एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, टू इनलार्ज द इंडिविजुअल एंटरप्राइज एंड नॉलेज, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं। अब देखिए स्टैटिक्स से क्या होता है कि नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है। ये भी क्या है, एक ऐसा काम है, एक साइंस की तरह है, जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, और नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होता है और साथ ही में किसी पर्सन का एक्सपीरियंस भी डेटा के साथ में बढ़ जाता है। तो ये भी क्या है, एक इसका हम फंक्शन कह सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू गिव द exactness to the problem and throw light on their magnitude, ठीक है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं समस्याओं को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार व महत्वता पर प्रकाश डालना, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम निष्कर्ष तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका एकदम राइट क्या करना चाहते हैं, अगर उसमें राइट जजमेंट लेना चाहते हैं या राइट हम उसका निष्कर्ष निकालना चाहते हैं,
तो हमें उस प्रॉब्लम को स्टैटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो जब हम उस प्रॉब्लम को स्टैटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके बाद में उसका एनालिसिस करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हम एग्जैक्ट तरीके से निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे दूसरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स क्या आए हैं, कम आए हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है अगर उसको स्टैटिकल फॉर्मेट में देखा जाए तो ज़्यादा इजी लगेगा। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स के डेटा हैं उन्हें अगर कलेक्ट किया जाए और उसका एनालिसिस किया जाए, उनको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और स्टैटिक्स के जो अलग अलग मेजरमेंट्स हैं उससे अगर उनका कैलकुलेशन किया जाए तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पढ़ने में अच्छे नहीं हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम एक एक जो डेटा वाइज जो उसमें एनालिसिस है वो कर सकते हैं कि आखिर जो रिज़ल्ट है वो डाउन रहने के रीज़न क्या थे, बच्चों के कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, या जो एवरेज परसेंटेज है, जो एवरेज रेंज है मार्क्स का वो क्या है। तो मतलब अगर प्रॉब्लम को हम स्टैटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसका जो जजमेंट है वो सही निकलेगा और बाकी उसका जो महत्व है उस पर भी हम इजीली प्रकाश डाल पाएंगे, ठीक है। मतलब उसको हम उसकी जो गहराई से उसका एनालिसिस कर पाएंगे प्रॉब्लम का, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू टेस्ट द लॉ ऑफ अदर साइंस, ठीक है। दूसरे विज्ञानों के जो नियम है उसको भी क्या करना, टेस्टिफाइड करना। तो देखिए जो दूसरे साइंस है या दूसरे जो विषय हैं, दूसरे जो विज्ञान है, अगर उनके नियमों की जांच करनी है तो उसमें भी सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी चीज़ का औसत निकालना या अलग अलग टाइप के जो मेजरमेंट्स हैं सांख्यिकी के उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टैटिक्स के जो मेथड्स है वो काफ़ी दूसरे साइंस के लॉ को टेस्टिफाई करने में, दूसरे विज्ञान के जो नियम हैं उनका परीक्षण करने में काम आते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं तथ्यों के मध्य सहसंबंध की मात्रा प्रदर्शित करना। अब देखिए हमने जो डेटा लिखे हैं या हमारे पास जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो आपस में कितने कोरिलेटेड है वो हम स्टैटिक्स के मेथड से ही पता कर सकते हैं। स्टैटिक्स के जो भी मेजरमेंट्स हैं, जो उसके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उससे हम उनके बीच में कोरिलेशन पता कर सकते हैं। तो फैक्ट के बीच में अगर हम कोरिलेशन पता करना चाहते हैं, सहसंबंध पता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें सांख्यिकी का उपयोग करना पड़ेगा। स्टैटिक्स एनालिसिस द प्रेजेंट डेटा एंड फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। तो देखिए स्टैटिक्स में क्या होता है कि वर्तमान के जो समंक है या वर्तमान के जो डेटा है या वर्तमान के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके हम भविष्य का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आंकड़ों की आवृत्ति या जो डेटा की आवृत्ति होती है उससे हम एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे आगे पिछले आने वाले 10 सालों के डेटा का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो ट्रेंड हमें पता चलेगा उस ट्रेंड से हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए भी अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो डेटा हमारे पास है उसमें सांख्यिकी की विधियों का उपयोग करके, उनका यूटिलाइजेशन करके हम भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो देखिए जो इम्पोर्टेंस क्या है सांख्यिकी की वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्रशासन में महत्व। तो देखिए जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है उसमें क्या होता है कि नीति निर्धारण करने का काम होता है, कई प्रकार के अनुमान लगाने पड़ते हैं, ठीक है, कई प्रकार का हमें क्या करना पड़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। जो प्रशासनिक काम होते हैं, चाहे देश का हो चाहे बिजनेस का हो, ठीक है, चाहे किसी देश का, रियासत का हो, चाहे किसी कंपनी का हो या बिजनेस का हो, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जैसे नीति निर्धारण करना, उनकी आपस में तुलना करना, निर्णयों को निर्धारित करना। तो इन सब कामों में जो है वो स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस रहता है। स्टैटिक्स के जो मेथड्स है उनका इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम अब उसमें ही बात कर लें, बिजनेस में ही बात कर लें, तो बिजनेस में देखिए हमें अगर
सेल्स के डेटा पता है और काफ़ी सालों के डेटा पता है, तो उन डेटा का हम एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो सारे एनालिसिस के जो टेक्निक्स और टूल्स होते हैं वो सब स्टैटिक्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पॉलिसी क्रिएशन में इजी होता है, इजी रहता है उससे, इसलिए स्टैटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अब अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो कंट्री में भी तो जो प्रशासन होता है उस प्रशासन में सांख्यिकी का कितना महत्व है। अलग अलग प्रकार के जो डेटा है, जीडीपी रेट देख लो या फिर हमारे पॉपुलेशन का डेटा देख लो या फिर प्रति व्यक्ति आय का डेटा देख लो, तो ये सब जो एनालिसिस किए जाते हैं ये सब किसके बेस पे किए जाते हैं, ये सब सांख्यिकी विधियों के हिसाब से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रशासन में जो है सांख्यिकी का महत्व रहता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टैटिक्स। अब देखिए वापस वही बात आ गई कि आर्थिक नियोजन करना है, तो जो सांख्यिकी का आर्थिक नियोजन में क्या महत्व है। देखिए अब हम प्रशासन में जब सांख्यिकी का उपयोग करते हैं, सांख्यिकी की विधियों का उपयोग करते हैं और उसके बेस पे कई प्रकार के निर्णय भी लेते हैं और कई प्रकार का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन भी करते हैं, तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उन संख्याओं पे ये जो उनके बेस पे जो निष्कर्ष निकले हैं, उन निष्कर्ष के बेस पे हम आर्थिक क्या कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्लानिंग कर सकते हैं। स्टैटिक्स ने हमें अगर निष्कर्ष दे दिए हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसमें हमें आगे क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आर्थिक प्लानिंग करनी है, अगर आर्थिक नियोजन करना है तो उसमें भी जो है उसका सांख्यिकी का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। फिर बात करते हैं स्टैटिक्स इन फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। देखिए कॉमर्स और बिजनेस के फील्ड में तो स्टैटिक्स का बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी अगर हम देखें तो हमें कई प्रकार के एनालिसिस करने होते हैं। हमारे लिए एवरेजेस जो होते हैं उनका बहुत महत्व रहता है और सांख्यिकी की कई प्रकार की विधियाँ हैं, जैसे इंडेक्स नंबर हो गया, तो इन सब चीज़ों का हमारे लिए क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। सांख्यिकी की जो तकनीकें हैं उनका क्या रहता है, बहुत महत्व रहता है। अब बिजनेस में तो कई घटनाओं को संख्यात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है और फिर उन संख्याओं को फिर आपस में हम क्या करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, उनके बेस पे जो निष्कर्ष निकलते हैं उस पर डिसीजन भी लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ भी बनाई जाती है। तो ये जो सारे काम हैं वो स्टैटिक्स के जो टूल्स और टेक्निक्स कह सकते हैं, हम मेथड्स कह सकते हैं, उनसे हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए बिजनेस के कई डेटा का रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म में भी किया जाता है और कई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। तो मतलब कुल मिला के जो स्टैटिक्स के टूल्स टेक्निक्स हैं वो बिजनेस और कॉमर्स के सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है जिसमें हम डिमांड सप्लाई हम कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं, तो कई तरह के जो डेटा है उनका एनालिसिस करना, डेटा को कलेक्ट करना, फिर उनको एक परफेक्ट फॉर्मेट में क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इनका एनालिसिस करना, उसके बेस पे डिसीजन निकालना, उनका क्या करना, उसके बेस पे उनको क्लासीफाई भी करना। तो ये सारा जो काम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो अभी अगर हमारे कंट्री में भी अगर हम बात करें तो हम पॉपुलेशन के डेटा का एग्जांपल ले सकते हैं, हम जीडीपी रेट का ले सकते हैं कि आगे पिछले 10 सालों में कितनी थी, आगे आने वाले टाइम में कितनी हो सकती है। तो ये सारा जो एनालिसिस है वो किसके बेसिस पे होता है, वो स्टैटिक्स के टूल्स और टेक्निक्स के बेसिस पे ही होता है। जो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ सांख्यिकी के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। जो सांख्यिकी की जो तकनीकें होती है, सांख्यिकी की जो विधियाँ होती है, उससे ही तो आर्थिक विश्लेषण और वो किया जाता है। ठीक है, आर्थिक तुलना वगैरह की जाती है। तो इसका इकोनॉमिक्स में भी क्या रहता है, बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देखा है जिसमें हमने स्टैटिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी है, फिर फंक्शंस, स्टैटिक्स क्या क्या काम करता है वो हमने देखा है। ठीक है, फिर अभी हमने देखा है इसकी यूटिलिटी, इसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन से सेक्टर में होती है, किस तरीके से जो स्टैटिक्स है वो अलग अलग सेक्टर में अपनी क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो ये हमने देखा है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैटिक्स में डिस्ट्रस्ट होता है। ठीक है, अविश्वास भी होता है, क्योंकि आंकड़ों पर आधारित होने की वजह से, डेटा पर डिपेंड होने की वजह से स्टैटिक्स के ऊपर कुछ अविश्वास भी है। लोग ज़्यादातर विश्वास नहीं करते हैं
कैसे हम कह सकते हैं कि लगभग डेटा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मतलब पूरा विश्वास नहीं करते हैं, तो उसके क्या कारण है डिस्ट्रस्ट करने के सांख्यिकी में, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। इसके आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।